जय जोहार, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र ज्ञान कुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं सीजीपीएससी 75 डे चैलेंज और आज करेंगे जुलाई का जो तीसरा पार्ट, जिसमें हम लोग पर्यावरण के क्वेश्चन करेंगे, कल्चर के क्वेश्चन करेंगे और अवार्ड के क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसमें जून में जो हम लोग के जो ये अलायंसेस में जो 100th जो सदस्य है, 100वां सदस्य बना, वो कौन सा है? क्या ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था? क्या ये जर्मनी था? क्या ये पैराग्वे था? क्या ये कनाडा था? तो आपको बताना है कि जो 100th नंबर का जो सदस्य बनता है, उसको साइन करता है, ठीक है ना, साइन करता है, वो कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये पैराग्वे है। पैराग्वे कहाँ पे? ये देख, पैराग्वे एक कंट्री है। कहाँ पे है? जो दक्षिण अमेरिका का एक कंट्री है। आपको पैराग्वे यहाँ पे मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंसेस है, ठीक है, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंसेस का मुख्यालय कहाँ? क्या जेनेवा में है? नहीं, गलत। क्या पेरिस में है? नहीं, गलत। ये भारत में है। अब ये बताने कि भारत में कहाँ पे है? क्या नया दिल्ली में है? नहीं, ये है गुरुग्राम में है। कितना? गुरुग्राम या में भारत में इसका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, हम लोग देखते हैं कि जो बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, ठीक है ना, तो ये बताना है। जैसे कि ओपन सी के बारे में बात करते हैं, तो ये जो है कौन सा इंस्टीट्यूशन इसको समझौता को करता है, लेके आया है? क्या अंतर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज लेके आया है? यूनिसेफ से? नहीं, ये नहीं लेके आया है। कन्वेंशनल बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता पर जो सम्मेलन करते हैं जो संस्था है, वो लेके आए हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। तीसरा, क्या ये IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है? नहीं, ये गलत है। ये जो लेके आते हैं, समझौता किए हैं, वो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। ये क्या, इस कन्वेंशन का काम क्या है कि जो ओपन सी होता है, सी क्या है? ओपन है, और ये है कॉमन प्रॉपर्टी है, इसको कोई भी अपने सैन्य यूज के लिए नहीं करेगा। तो वो जो नियम कानून बनाते हैं, समझौता करते हैं, वो UN क्लॉज लेके आए हैं। अगला प्रश्न ये है कि जो UN के जो लॉ है, क्लॉज के, तो नेशनल ज्यूरिडिक्शन, जो तटीय राज्य का राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार, उसकी जो आधारित रेखा है उससे कितना दूर तक रहता है? यानी कि अगर आपका जो कंट्री है, अगर तटीय रेखा है, तो आपका जो राइट रहता है वो नेशनल ज्यूरिडिक्शन, वो कितना तक रहता है? उसके बाद फिर कॉमन प्रॉपर्टी बन जाती है। तो आपको बताना है कितना दूर, 12 नॉट या फिर 12 समुद्री मील, या फिर उसको मील माइल को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1.35 के आसपास से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 22 किलोमीटर के आसपास, या फिर 44 समुद्री मील, या फिर 24 समुद्री मील, या फिर 44.4 किलोमीटर, या फिर 200 समुद्री माइल, जिसको 370.7 किलोमीटर, या फिर 250 समुद्री माइल, ठीक है ना, 363 किलोमीटर। तो जो आपका जो राष्ट्रीय का जो क्षेत्राधिकार कितना होता है? ये है 12 नॉटिक माइल। लेकिन इसके अनुसार क्या है कि 200 माइल तक आप अपना क्या बना सकते हो? इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन बना सकते हो, यहाँ एक्टिविटी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन जो आपका जो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार क्या रहता है? 12 नॉटिकल माइल रहता है, ठीक है ना। इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन 200 नॉटिकल माइल तक बना सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है ना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बताया है। एक तरह से वो संकटग्रस्त पक्षी है, तो वो भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? आपको बताना है। क्या ये पश्चिम घाट में पाया जाता है? पश्चिम घाट आपको कहाँ पे मिलेगा? पश्चिम घाट आपको ये वाला जो एरिया मिलेगा, पश्चिम घाट ये हो गया। क्या पाया जाता है? गलत, नहीं है। क्या ये सुंदरबन पे पाया जाता है? सुंदरबन आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा, जो बंगाल का है, बंगाल का एरिया जो होगा वो सुंदरबन है, नहीं मिलेगा। क्या वो हिमालय पे मिलता है? हिमालय पे नहीं, हिमालय पे भी आपको नहीं मिलेगा। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? थार के मरुस्थल पे मिलेगा। इंडिया और पाकिस्तान वाला ये एरिया है, ठीक है ना, यहाँ पे मिलेगा। और इनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है, तो भारत ने फिर से एक नया प्लान लेके आया है, और दोनों ही देश में ये खत्म हो गया है, लगभग खत्म होते जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, एक जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, उसको है बॉम्बे नेचर
हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS, इसका जो प्राइमरी फोकस एरिया कहाँ पे काम करता है? क्या ये प्रमोशन ऑफ जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए, या वन्य जीव और प्राकृतिक आवास के संरक्षण के लिए, या तीसरा नवीनकरण ऊर्जा के संसाधन का विकास करने के लिए? ये गलत है। ठीक है, पर्यावरण कानून और नीतियों का वकालत ये तो करता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो काम ये अभी तक करते आ रहा है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और नेचुरल हैबिटेट, जो वन्य जीव और प्राकृतिक आवास का जो संरक्षण का मेन मुख्य फोकस काम है। ठीक है, ये भी करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो फोकस जो वाला काम है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में बताना है कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड जो बना है, ठीक है ना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है ना, ये योजना में तो मिट्टी के कितने, मिट्टी को फिर चेक करते हैं, ठीक है ना, को अलग अलग पैरामीटर पे, तो बताना है कि उसकी उर्वरकता कैसे है। ठीक है, तो कितने पैरामीटर पे, कितने मापदंड पे वो उसमें चेक किया जाता है, तो आपको बताना है कितने, 8 नहीं गलत है, 10 पैरामीटर मापदंड नहीं गलत है, 14 पैरामीटर नहीं गलत है, तो ये टोटल कितना है? 12 अलग अलग पैरामीटर पे जो मृदा है, ठीक है ना, उसकी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए हम लोग ये अलग अलग पैरामीटर से चेक करते हैं, जिसमें हम लोग पता है कि कौन कितना न्यूट्रिएंट कैसे है, उसके बाद अलग अलग न्यूट्रिएंट रहेगा, तो आपको बताना है कि तो हमको इससे पता चलेगा। तो वही बताएंगे कि जो पौधे को जो विकास के लिए कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए। एक होता है मैक्रो, तो इसमें से कौन सा नहीं है बताना। मैक्रो मतलब थोड़ा बड़ा, और छोटा होगा उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो, माइक्रोस्कोप बोलते हैं, मतलब छोटा। ठीक है ना, मैक्रो मतलब छोटा से थोड़ा बड़ा। तो इसमें से कौन सा जो है जो प्लांट के ग्रो करने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन या पोटास। तो आप जो हम लोग उर्वरक पढ़ते हैं, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा हम लोग खेती किसानी में करते हैं, तो NPK ये क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए। तो ये है, कौन सा आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है? आयरन नहीं है। NPK आपको याद करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी, आयरन नहीं है, क्योंकि ये माइक्रो नहीं माइक्रो है, माइक्रो है। ठीक है, तो क्योंकि तो इसमें से बताना है कि कौन सा पौधे के विकास के लिए आवश्यक माइक्रो, ठीक है ना, माइक्रो यहाँ पे आ गया, ये माइक्रो, माइक्रो मतलब एक छोटा सा, ठीक है ना, माइक्रो मतलब छोटा सा न्यूट्रिएंट नहीं है, एसेंशियल नहीं है ना, प्लांट के ग्रोथ के लिए एसेंशियल नहीं है, मतलब पौधे के वृद्धि के लिए आवश्यक माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। ठीक है, अभी तो हम लोग ने देखिए आयरन तो है, ठीक है ना, दूसरा दूसरा जिंक, जिंक भी है, ठीक है, कॉपर भी है, क्या नहीं है? ये बोरोन एकदम एसेंशियल नहीं है, एसेंशियल नहीं है मतलब अति आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि एक रिपोर्ट निकाला है, कौन निकाला है? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, वो है नेविगेटिंग न्यू होरिजन के नाम से। उसने आइडेंटिफाई किया है कि हम लोग 3 इंपॉर्टेंट क्राइसिस से गुजर के जा रहे हैं, ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस बोला है। तो वो बताना है कि इसमें से जो 4 ऑप्शन है, 4 में से एक कौन सा नहीं है बताना है, कौन सा जो त्रिग्रह संकट का हिस्सा नहीं है। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज बिल्कुल है, क्लाइमेट चेंज इंपॉर्टेंट है, और एक तो हम लोग का क्राइसिस का कारण बना हुआ है। दूसरा बायोडाइवर्सिटी लॉस और नेचर लॉस, ये भी है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा संकट की बात है। तीसरा पॉल्यूशन और वेस्टेज, ये भी है, पॉल्यूशन और वेस्टेज, ये भी तीनों। तो ये तीनों क्या है कि ये इनके रिपोर्ट के, यूएनईपी के जो नेविगेटिंग न्यू होरिजन के रिपोर्ट के हिसाब से 3 इंपॉर्टेंट क्या है? संकट है, लेकिन ओवर पॉपुलेशन इनके हिसाब से नहीं है, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि भारत में, ठीक है, भारत में जो किसान होते हैं और उसके भूमि होती है, ठीक है ना, तो और उसके कितने जोत के भूमि रहते हैं, तो ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो कितना जो भूमि है उसको कितना हेक्टेयर का होना चाहिए, उसका एक सही मिलाप इसमें नहीं है बताना है, गलत रूप से मिलन है बताना है। जो सबसे पहले होता है जो सीमांत भूमि होता है, सीमांत भूमि होता है वो क्या होता है? 1 हेक्टेयर से कम वाला है, ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम का भूमि जिसके पास होगा उसको सीमांत किसान बोलते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है।
स्मॉल किसको बोलते हैं, लघु वाला, लघु किसान किसको बोलते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर, 1 या 2 हेक्टेयर हो, उसको हम लोग लघु किसान बोलते हैं, सही है। बड़े किसान किसको बोलते हैं, जिसके पास 10 हेक्टेयर से ऊपर हो, बड़े किसान बोलते हैं इसको। यहाँ पे गलत क्या है, ये जो मध्यम किसान जो बोलते हैं वो क्या होता है, 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच रहता है मध्यम किसान। तो ये हो जाएगा सी, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, जो कि गलत है। अब ये बताना है कि आरकू कॉफी, आराकू कॉफी बताना है कि ये मुख्य रूप से किस राज्य में उगाई जाती है, अराकू। ठीक है ना, अगर किसी को पता होगा तो अराकू वैली, ठीक है ना, अराकू वैली कहाँ पे है आपका, आंध्र प्रदेश में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो जो अराकू कॉफी मुख्य रूप से कहाँ पे, अराकू वैली में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसको बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, एक अच्छा जगह है। अगला प्रश्न है कि उमीलांग पास, ये भी न्यूज था, उमिंगलोंग पास जो है दुनिया का सबसे ऊंचे, ठीक है ना, मोटरेबल दर्रा है, मोटरेबल दर्रे में से एक है, पास है, ठीक है ना, भारत के किस राज्य में स्थित है, या फिर किसी राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। क्या ये उत्तराखंड में स्थित है, नहीं, गलत। क्या ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, नहीं, गलत। क्या ये जम्मू कश्मीर में, नहीं। ये कहाँ पे है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी पे, केंद्र शासित प्रदेश पे ये उमिंग ला पास है। तो आपको याद करके रखना है, ये न्यूज में था। अगला प्रश्न ये है कि जो जुलाई 2024 में किस स्थान को भारत का 43वां 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है ना, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। शांति निकेतन को क्या 83वां बताना है, शांति निकेतन है यूनेस्को का साइट, लेकिन 83वां नहीं है। होयशाला टेम्पल है, ठीक है ना, ये भी यूनेस्को का हेरिटेज साइट घोषित किया गया है हाल ही में, लेकिन ये नहीं है। धौलावीरा ये भी है, ये 40वां नंबर के हैं, गुजरात में है, ये भी नहीं है। तो ये क्या है, मोइंडम है। मोइंडम जो है माउंट बुरियल सिस्टम है अहोम डायनेस्टी का, अहोम डायनेस्टी का जो है, जो माउंट बुरियल सिस्टम है, ये बता रहे हैं क्या है, अहोम, इनको मिला है यूनेस्को। क्या है कि कैसे करके जो मरने के बाद कैसे करके दफन होते हैं ना, तो एक सिस्टम है, कौन, अहोम डायनेस्टी, जो कि असम में था। तो उसको हम लोग को क्या है, यूनेस्को का हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न ये है कि जो यूनेस्को बहुत बार न्यूज में रहता है, ठीक है ना, तो उसका मुख्यालय कहाँ पे है, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बताना है कि इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पे है, क्या ये वियना ऑस्ट्रेलिया में है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या ये न्यूयॉर्क अमेरिका में है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या जेनेवा स्विट्जरलैंड में है क्या, नहीं है। इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि भारत में धर्म पर्यटन, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से कौन सा तीर्थ गलियारे की विकास की जा रही है। काशी विश्वनाथ गलियारा कॉरिडोर काशी में है, वाराणसी में है, बिल्कुल ये किया जा रहा है। केदारनाथ कॉरिडोर, बिल्कुल ये किया जा रहा है। महाकाल जो लोक कॉरिडोर, जिसको क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में है महाकाल, ठीक है ना, ये भी किया जा रहा है। तो सभी के सभी सही हो जाएगा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा सभी के सभी। अब ये जो कॉरिडोर बना रहे हैं, गलियारा बना रहे हैं, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जैसे तीर्थ गलियारा बना रहे हैं, वो कौन से योजना के अंदर बना रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, सरकार की कौन से योजना के अंदर बना रहे हैं। क्या ये प्रसाद स्कीम के थ्रू, क्या है स्वदेश दर्शन स्कीम के थ्रू बना रहे हैं, या फिर स्मार्ट सिटी मिशन के थ्रू, या फिर हृदय योजना के थ्रू बना रहे हैं। तो आपको बताना है कि कौन से योजना के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तीर्थ गलियारा बना रहे हैं। तो ये हम लोग बना रहे हैं प्रसाद स्कीम के थ्रू, प्रसाद स्कीम। अब बताना है कि आपको ये प्रसाद स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, प्रसाद जो स्कीम है, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। क्या ये पिलग्रिम रिस्टोरेशन एंड सस्टेनेबल ऑगुमेंटेशन ड्राइव है, नहीं, गलत है। ये है क्या पिलग्रिमेज रिज्यूमिनेशन एंड सस्टेनेबल ऑगुमेंटेशन डेवलपमेंट है, ठीक है, ये गलत है। पिलग्रिमेज रिस्टोरेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगुमेंटेशन डेवलपमेंट है, या फिर पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगुमेंटेशन ड्राइव है। ये है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगुमेंटेड ड्राइव है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, प्रसाद का फुल फॉर्म ये है। अगला प्रश्न ये है कि जो एक जीआई टैग के लड्डू बहुत फेमस थे, मगजी लड्डू, जो जिसको जीआई टैग भी मिला है, ठीक है ना, वो
कौन से स्टेट का है? तो ये आपको बताना है कौन से स्टेट का है। क्या ये गुजरात का है, क्या ये महाराष्ट्र का है, क्या ये उड़ीसा का है, क्या ये पश्चिम बंगाल का है? तो जो मगजी लड्डू है वो आपको कहाँ पे मिलेगा? जो जगन्नाथपुरी है उनके प्रसाद में मिलेगा आपको जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी कहाँ पे है? आपका उड़ीसा में है, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। और जगन्नाथपुरी बहुत ज्यादा न्यूज में भी है, न्यूज में भी था, क्योंकि वहां पे जो उनके जो क्या बोलते हैं, जितने दरवाजे थे, 4 दरवाजे जो बंद थे और उसको खोला गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि अपतानी जनजाति, एक अपतानी जनजाति जो न्यूज में थे, उनकी जो जो सतत कृषि प्रथाएं हैं, ठीक है ना, और सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती है। एक जो उनका जो कल्चरल प्रैक्टिस है, सस्टेनेबल कल्चरल प्रैक्टिस और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, वो बहुत जाने जाते हैं। तो ये जो ट्राइब है, ये जो जनजाति है अपतानी जनजाति, आपको बताना है कि ये कौन से राज्य में है। क्या ये नागालैंड में है, क्या ये अरुणाचल प्रदेश में है, क्या ये मेघालय में, या फिर मिजोरम में? तो मिजोरम में नहीं है, मेघालय में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश है के जनजाति है। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि और एक ट्राइब बहुत ज्यादा न्यूज में था, ठीक है ना, तो वो ट्राइब क्या है? मास्को पीरो जनजाति। मास्को पीरो जनजाति ये भी एक तरह से एक ऐसे जनजाति है जो कि अपने अलग अलग जीवन, और अभी तक क्या है कि वो हंटर गैदरिंग वाली टाइप के से जीते हैं ये लोग। अभी तक सिविलाइज्ड जो मेन स्ट्रीम के जो डेवलपमेंट में अभी तक नहीं आए हैं, अभी भी वो अलग से रहते हैं, अलग से, और हंटर गैदरर के टाइप के जीते हैं। तो ये बताना है कि कौन से देश का है। क्या ये भारत का रिलेटेड है? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या वो ब्राजील से रिलेटेड है? क्या नहीं है। क्या पापुआ न्यू गिनी से रिलेटेड है? क्या नहीं है। ये रिलेटेड है पेरू। पेरू एक देश है, पेरू एक देश क्या है? दक्षिण अमेरिका का एक देश है पेरू, वहां का ये जनजाति है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पेरू हो जाएगा। अगला प्रश्न ये बताना है कि कौन से फुटबॉलर को, ठीक है ना, भारत के, ठीक है ना, उसको फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023-24 जुलाई में हम लोग देख नॉमिनेट किया गया है, ठीक है, नॉमिनेट किया गया है। बताना है कौन से फुटबॉलर था। क्या वो सुनील छेत्री है? इन्होंने तो रिटायरमेंट ले लिया है, ठीक है, नहीं है। गुरमीत सिंह संधू, नहीं, ठीक है। संदीप झिगन, नहीं। ये है लालिन जुला लांगटे, ठीक है ना, ये सही उत्तर हो जाएगा। इनको नॉमिनेट किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है कि कौन से आर्टिस्ट को 2024 में MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड दिया गया, ठीक है ना, इसको बताना है आपको कौन से। क्या इजा है? नहीं है। एमिनेम है? नहीं, ठीक है ना। सबरीना कारपेंटर, नहीं है। इनको इसको मिला है टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट है एक अमेरिकन पॉप सिंगर है, उनको मिला है। आंसर है ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक बुक लिखा है, कौन सा क्रिकेटर ने लिखा है, जिसका जो टाइटल है आई हैव द स्ट्रीट्स, ठीक है, अ कुटी कुटी क्रिकेट स्टोरी, ठीक है ना। आपको बताना है कि ये किसका, भारतीय क्रिकेटर का आत्मकथा है जिन्होंने लिखा है। क्या ये MS धोनी ने लिखा है? नहीं। क्या विराट कोहली ने लिखा है? नहीं। क्या रोहित शर्मा ने लिखा है? नहीं। ये कौन लिखा है? R अश्विन, ठीक है ना, R अश्विन की क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपना आत्मकथा लिखा है। अगला प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न है, इसमें बताना है कि एक साल हम लोग ने मनाए 2024 को 14 जुलाई को, कौन सा महत्वपूर्ण घटना थी घटित थी? पहला, क्या चंद्रयान का लॉन्च किए थे? क्या नया पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग का इनॉग्रेट किए थे? क्या नई शिक्षा नीति को अपनाए थे? या जापान के साथ एक प्रमुख बंदरगाह पे समझौता किए थे? तो एक साल के बाद 2024 में हम लोग ने उसका सेलिब्रेट किया है। तो किस चीज का हम लोग ने सेलिब्रेट किया है? ये है चंद्रयान 3, ठीक है, जो हम लोग ने लॉन्च किया था, उसका सेलिब्रेशन किया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया, 25 क्वेश्चन जो जुलाई का करंट अफेयर कंप्लीट किया। हम कल करेंगे अगस्त के करंट अफेयर, जिसमें हम लोग पॉलिटी करेंगे, साथ में इंटरनेशनल रिलेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। आपको कंटेंट अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।